गांव की आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क दम तोड़ देती थी और कीचड़ भरी पगडंडी शुरू होती थी, आयान की झोपड़ी थी। झोपड़ी कहना भी शायद ज्यादा होगा। वह बांस, फूस और मिट्टी का एक ढहता हुआ ढांचा था, जिसे वक़्त और गुर्बत ने मिलकर रौंदा था। बरसात में छत टपकती नहीं थी, बल्कि बहती थी, और जेठ की दोपहरी में सूरज की किरणें फूस के अनगिनत छेदों से छन कर आती, मानो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। आयान 20-22 साल का एक नौजवान, जिसकी आंखों की चमक हालात की गर्द में कहीं खो गई थी। उसके कंधे उम्र से ज्यादा झुके हुए थे, शायद उन उम्मीदों के बोझ तले जो कभी पूरी ना हो सकी। उसके हाथ नहीं, खुरदरे औजार थे। फावड़ा चलाते चलाते हथेलियों पर ऐसी गांठें पड़ गई थीं कि अब दर्द का एहसास भी मर चुका था। धूप और नहीं झेली जाती, सब कुछ जल रहा है। खेत पर पहुंचकर आयान ने फावड़े को जमीन पर मारा। वह अब भूखा नहीं था, वह गुस्से से भरा हुआ था। हर वार फावड़े का नहीं, बल्कि सरपंच के घमंड पर उसका पलटवार था। सरपंच जो उससे दिन भर काम करवाता और दिहाड़ी के पैसे देता हुए ताने कसता था, लगातार बिना रुके बंजर जमीन पर जोर जोर से वार कर रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ गई थी, जो भूख से नहीं बल्कि अपमान की आग से पैदा हुई थी। टन! एक अचानक जोरदार और अजीब सी आवाज आई। आयान रुक गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने फावड़ा उठाकर फिर उसी जगह वार किया। टन टन खट! यह आवाज पत्थर की नहीं थी, यह भारी ठोस धातु से टकराने की आवाज थी। आयान ने अपनी सांस रोकी और जोर लगाकर तीसरी बार वार किया। मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा हटते ही जमीन के अंदर एक छोटी सी परत दिखी। वह परत जो सूरज की रोशनी में पीली दबी हुई चमक बिखेर रही थी। आयान पहले चौंक गया, फिर उसके माथे पर शिकन आई। यह क्या है? डर और उत्सुकता का मिश्रण लिए उसने फावड़े को किनारे रखा और हाथों से उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, परत बड़ी होती गई। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गड्ढे से एक बड़ी सी मिट्टी से सनी हुई हांडी झांक रही थी। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव में ऐसी कहानियां मशहूर थीं कि जमीन में दबा खजाना बुरी आत्माओं और जादू टोने से जुड़ा होता है। पहले तो वह घबराया, पीछे हटा, लेकिन फिर उसकी तंगहाली और भूख उस डर पर हावी हो गई। इससे बुरा क्या हो सकता है, उसने सोचा। उसने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और हांडी को छू कर देखा। वह ठोस थी। उसने किनारे से हांडी की मिट्टी हटाई और घबराते हुए उसका मुंह खोलने की कोशिश की। ढक्कन भारी था। जब आयान ने पूरी ताकत लगाकर हांडी का मुंह खोला तो उसकी दुनिया एक पल के लिए थम गई। अंदर अंदर बेशुमार बेहिसाब दौलत थी। सोने की अशर्फियाओं, चमकदार सिक्के और सोने की छोटी बड़ी ईंटें जो हांडी में ठसाठस भरी हुई थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। ये इतना सोना! लेकिन यह पसीना धूप का नहीं, सदमे और खुशी के अजीब मिश्रण का था। आयान ने जल्दी से हांडी का ढक्कन बंद किया। वह घबरा गया था। यह किसी का खजाना था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसे लगा जैसे जमीन भी उसकी तरफ गुस्से से देख रही है। हांडी बहुत भारी थी। आयान ने अपनी पूरी ताकत, जो भूख और अपमान से मिली थी, झोंक दी। वह हांडी को जोर जोर से हिलाने लगा, उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मिट्टी कठोर थी। कई बार कोशिश करने के बाद पसीने में लथपथ आयान ने आखिरकार हांडी को गड्ढे से बाहर निकाला। वह जल्दी से जमीन को समतल करने लगा। फावड़े से मिट्टी को वापस गड्ढे में भरा और उसे ऐसे दबाया जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। वह चोर की तरह काम कर रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे गांव के लोग भी सुन रहे होंगे। उसने आसपास देखा। उसे एक बड़ा सा बोरा मिला, शायद खाद के लिए रखा गया था। उसने हांडी को जल्दी से उस बोरे में लपेटा और उसे अपने कंधे पर रखा। हांडी का वजन उसकी हड्डियों को तोड़ रहा था, लेकिन अब यह वजन उसे मीठा लग रहा था। यह सोने का वजन था। वह हांफता हुआ चोर की तरह गलियों में चारों तरफ देखते हुए अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। हर गली का कुत्ता उसे पुलिस का सिपाही लग रहा था। उसकी आहट उसे किसी बंदूक की गोली जैसी लग रही थी। किसी तरह वह अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। उसने बोरे को अंदर जमीन पर रखा। हांफते हुए उसने टूटे दरवाजे की कुंडी लगाई और खुद को उस झोपड़ी में बंद कर लिया, जहां कुछ देर पहले तक वह सिर्फ भूख और गुर्बत से घिरा हुआ था। डरते डरते कांपते हाथों से उसने हांडी का मुंह खोला। सोने की चमक ने झोपड़ी के अंधेरे को चीर दिया। आयान ने अंदर हाथ डाला और मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले। कुछ ही सिक्के, और वह जानता था कि अब वह उस गुर्बत से कई लाख गुना ऊपर उठ चुका था। एक पल में वह एक करोड़पति बन चुका था। उसकी पहली सोच पैसे की नहीं थी,
अब मैं अपनी माँ और बाप का इलाज करवा सकूंगा। लेकिन इसी के साथ एक नया डर पैदा हुआ। यह हांडी किसकी है? और अगर यह सरपंच की हो? सोने की हांडी को अपनी झोपड़ी के अंदर रखे आयान की रात किसी चोर की तरह गुजरी। उसे नींद नहीं आई। झोपड़ी की टूटी दीवारों से आती हर आहट, बाहर भौंकते हर कुत्ते की आवाज उसे ऐसे लगती मानो सरपंच या कोई सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाला हो। यह डर गरीबी के डर से कहीं ज्यादा भयावह था, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। रात भर आयान ने केवल एक ही बात सोची, यह सोना किसका है? अगर यह हांडी किसी और गांव वाले की होती तो शायद वह लौटा देता, लेकिन अगर यह सरपंच की पुश्तैनी जमीन से निकली है तो निश्चित रूप से यह उसी की मानी जाएगी। और सरपंच, वह तो आयान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह उसे चोरी के इल्जाम में पिटवाएगा और यह सोना भी छीन लेगा। यह चिंता उसके मन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। इस दौलत ने उसे शांति नहीं बल्कि एक नया तूफान दिया था। लेकिन उस रात अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने अपने बूढ़े बीमार माँ बाप का चेहरा घूमता रहा। उसने तय किया कि वह इस डर को अपनी खुशी और अपने माँ बाप के इलाज के रास्ते में नहीं आने देगा। अगली सुबह आयान ने बहुत हिम्मत जुटाई। उसने हांडी में से सावधानी से सिर्फ 4 सोने के सिक्के निकाले। उसने उन्हें एक छोटे से कपड़े में कसकर लपेटा और उसे अपने कमर में बांध लिया। उस दिन उसने सरपंच के यहाँ काम करने के बजाय गांव से बाहर शहर की तरफ जाने वाली बस पकड़ी। शहर पहुंचकर वह गलियों में छिपता छिपाता एक पुराने और भरोसेमंद सुनार की दुकान पर पहुंचा, जिसका पता उसे गांव के एक बुजुर्ग ने बताया था। सुनार ने जब उन प्राचीन चमकदार सिक्कों को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, ये तो शुद्ध अशर्फियां हैं बेटे। इन्हें तो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। कहां से मिली? सुनार ने उत्सुकता से पूछा। आयान घबरा गया। जी, वो मेरे दादाजी ने खेत में दबा रखी थीं। बहुत पुराने जमाने की हैं। सुनार ने बिना ज्यादा सवाल किए सिक्के तौले और उनकी कीमत लगाई। जब सुनार ने उसे पैसे दिए तो आयान के हाथ कांपने लगे। सिर्फ 4 सिक्के और कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा। वह एक पल में लाखों का मालिक बन चुका था। पैसे लेकर आयान कांपते हुए वापस गांव की तरफ भागा। अब उसके पास अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पैसे थे। सबसे पहले आयान ने गांव के गरीब मजदूरों को बुलाया। उसने उन्हें अच्छी दिहाड़ी दी और उनसे अपनी टूटी हुई झोपड़ी को थोड़ा ठीक करवाने का काम करवाया। उसने एक मजबूत दरवाजा लगवाया, छत को थोड़ा पक्का करवाया और अंदर की दीवारों को छूने से पुतवाया। यह सब उसने इस तरह करवाया कि किसी को शक न हो कि यह अचानक इतना पैसा कहां से आया। उसने कहा कि उसने शहर जाकर दिहाड़ी का काम किया था, जिससे कुछ बचत हुई है। आयान जानता था कि अगर वह अचानक बड़ी हवेली बनाता या कार खरीदता तो सरपंच और बाकी लोगों की नजरें उस पर पड़ जाएंगी और हांडी का राज खुल सकता है। उसे अपनी दौलत को जल्दी से किसी ऐसी चीज में लगाना था जिससे समाज में उसकी इज्जत बढ़े और लोगों को लगे कि वह अपनी मेहनत से कमा रहा है। उसे याद आया कि गांव में पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं मिलती थीं और बच्चों को शहर जाना पड़ता था। अगले ही हफ्ते उसने अपने घर के एक छोटे से हिस्से में लकड़ी के कुछ तख्ते लगवाए और एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली। यह दुकान बहुत जल्दी चलने लगी। गांव के छोटे छोटे बच्चे उससे कॉपी, पेंसिल और किताबें खरीदने लगे। गांव में पढ़ाई लिखाई का एक माहौल बनने लगा। आयान ने अपनी कमाई में से गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और कॉपियां देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों की नजर में आयान एक मेहनती, ईमानदार और समाज सेवी युवक बन गया, न कि वह बेचारा मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पता था। अब आयान के पास पैसे थे और एक स्थिर व्यवसाय। उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया था। उसने अपने माँ बाप को फोन करवाया और उनसे अपने पास आने के लिए कहा। लेकिन एक समस्या थी। आयान और उसके माँ बाप के बीच की दूरी लड्डू की वजह से बनी थी। आयान ने शहर से एक रैपिडो कार, जो गांव के लिए एक बड़ी बात थी, बुक की और अपने माँ बाप को बड़े सम्मान के साथ अपने पास बुला लिया। उन्हें गांव के बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यह आयान जो कल तक सूखा नमक खा रहा था, इसके पास इतने पैसे कहां से आए? जरा देखो, रैपिडो कार में माँ बाप को ला रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब आयान को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास अब समाज में सम्मान भी था। एक शाम जब आयान अपनी ज्ञानशाला बंद करके घर लौट रहा था तो उसकी नजर अपने घर के सामने खड़ी 2 परछाइयों पर पड़ी, एक महिला और उसके साथ एक छोटी बच्ची। उसे यह सूरत जानी पहचानी लगी, पर वह विश्वास नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें मली और जब ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। यह उसकी पत्नी लड्डू थी
और साथ में उसकी बेटी सलोनी। लड्डू, जिसने आयान को उसकी गरीबी और तंगहाली के वक्त अकेला छोड़ दिया था, आज उसकी सफलता देखकर वापस आ गई थी। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वह रोती हुई आई और आयान के पैरों में गिर पड़ी, माफी की भीख मांगने लगी। मुझे माफ कर दो आयान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी के लिए एक मौका दे दो। पास खड़ी छोटी सी सलोनी, जिसकी आंखें बिल्कुल आयान जैसी थीं, नन्ही नन्ही आंखों से आंसू बहा रही थी। सलोनी के आंसू देखकर आयान का दिल पिघल गया। वह अपनी पत्नी को तो माफ नहीं कर सकता था, जिसने उसे सबसे मुश्किल वक्त में छोड़ा था, लेकिन वह अपनी बेटी को कैसे ठुकरा सकता था। आयान ने लड्डू और सलोनी को अपने यहाँ आश्रय दिया। लड्डू के वापस आने से उसकी जिंदगी में एक और जटिलता जुड़ गई थी। अब आयान के पास एक भरा पूरा परिवार था। माँ बाप का इलाज चल रहा था, एक छोटा सा व्यवसाय था, पर उस हांडी का डर और अब लड्डू के वापस आने का नया बोझ उसे हर पल सता रहा था। वह जानता था कि इस हांडी का बोझ वह ज्यादा दिन तक नहीं उठा सकता। उसे इस बोझ से आजाद होना था। हांडी का सोना आयान के लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप बन चुका था। हर रात वह उस बोरे को देखता, उसमें से झांकती सोने की चमक उसे किसी सांप की तरह लगती जो उसे डसने को तैयार बैठा हो। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अगर सरपंच को किसी भी तरह से उसके अचानक अमीर होने का अंदाजा हो गया और उसने जांच शुरू करवा दी तो आयान का सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरे तरफ लड्डू के वापस आने से उसकी भावनात्मक मुश्किलें बढ़ गई थीं। लड्डू, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रही थी, बार बार आयान से माफी मांगती थी। वह जानती थी कि आयान की सफलता के पीछे कोई बड़ा राज है, पर वह चुप रहती थी। आयान ने उसे अपनी माँ बाप की सेवा करने और सलोनी की देखभाल करने का काम सौंप दिया। आयान ने एक रात बैठकर अपनी स्थिति पर विचार किया। हांडी में बहुत ज्यादा सोना है, जिसे बेचने पर गांव में शक पैदा होगा। सोने का हर पल का डर उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। उसे सरपंच जैसे लोगों की बुरी नजर से बचना है। उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह इस सोने को अपनी निजी संपत्ति नहीं बनाएगा। वह इस दौलत को धीरे धीरे बेचेगा और इसे सामुदायिक कार्यों में लगाएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक, सोना धीरे धीरे खत्म होगा, और दूसरा, उसकी समाज में इज्जत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी उस पर शक करने से पहले 100 बार सोचेगा। आयान ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अब वह हर कुछ दिनों में शहर जाता, सुनार को 1 या 2 सिक्के बेचता और उन पैसों को अपने व्यवसाय, किताबों की दुकान और सामाजिक कार्यों में लगाता। गांव में सबसे बड़ी कमी थी स्कूल की। बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कई किलोमीटर दूर शहर जाते थे। आयान ने अपने बेचे हुए सोने के पहले बड़े हिस्से को इसी काम में लगाने का निर्णय लिया। उसने गांव के चौराहे से थोड़ी दूर एक खाली पड़ी जमीन खरीदी और वहां एक छोटी सी लेकिन पक्की ईंटों वाली इमारत का निर्माण शुरू करवा दिया। उसने घोषणा कर दी कि वह गांव के बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय बनवा रहा है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आयान ने स्कूल बनवा दिया। अरे वाह, ये तो सचमुच नेक दिल इंसान है। आयान ने किसी तरह का प्रचार नहीं किया। उसने स्कूल का निर्माण पूरी सादगी और तेजी से करवाया। उसने शहर से 2 योग्य शिक्षकों को भी अच्छी तनख्वाह पर नियुक्त किया। जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो पूरा गांव आयान के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। आयान जानता था कि गांव में धार्मिक सद्भाव बहुत जरूरी है। उसने हांडी से थोड़ा और सोना निकाला। उसने गांव के बूढ़े लोगों से बात की और पता किया कि किन चीजों की मरम्मत की जरूरत है। उसने गांव की पुरानी मस्जिद की टूटी हुई मीनारों की मरम्मत करवाई और उसके आसपास सफाई करवाई। उसने गांव के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सबसे बड़ा चंदा दिया। उसने मंदिर के पुजारी को अच्छी आर्थिक मदद भी दी ताकि वह पूजा पाठ सही से कर सके। अब आयान गांव का केवल एक सफल व्यापारी नहीं रह गया था, बल्कि वह गांव का देवदूत बन चुका था। लोग उसे सम्मान से देखते थे। अगर कोई अब आयान के धन पर सवाल उठाता तो तुरंत दूसरा व्यक्ति कहता, अरे चुप, जो आदमी अपनी कमाई से हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है और मंदिर मस्जिद की मरम्मत करवाता है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। सरपंच भानु प्रताप यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। आयान की कामयाबी और सामाजिक सम्मान उसे कांटे की तरह चुभ रहे थे। एक दिन सरपंच ने आयान को अपनी दुकान पर बुलाया। सुन आयान, सरपंच ने नकली मिठास घोलते हुए पूछा, ये सब क्या चल रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? सुना है तूने स्कूल भी बनवा दिया। आयान ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मालिक, यह सब आपकी दुआ है। मैंने शहर में बहुत काम किया, रात दिन मेहनत की और मुझे अपनी किताबों की दुकान से भी अच्छी कमाई हो रही है। और रही बात स्कूल की, तो यह सब गांव के बच्चों के लिए है। मैंने सोचा कि जो तंगहाली मैंने सही है
वह इन बच्चों को न सहनी पड़े। सरपंच को आयान के जवाब में कोई झूठ नहीं मिला। आयान की विनम्रता और उसके समाज सेवा के कार्यों के सामने सरपंच के पास अब उसे नीचा दिखाने का कोई बहाना नहीं था। वह जानता था कि अब आयान पर इल्जाम लगाना गांव वालों की नाराजगी मोल लेना होगा। सरपंच को चुप रहना पड़ा। धीरे धीरे महीने बीतते गए। आयान लगातार सोने के सिक्के बेचता रहा और उस पैसे को स्कूल चलाने, गरीबों की मदद करने और अपने माँ बाप के इलाज पर खर्च करता रहा। वह हर बार यह सुनिश्चित करता था कि एक भी पैसा फिजूल खर्ची में न जाए। एक दिन रात के अंधेरे में आयान ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखे उस बोरे को खोला। उसने हांडी में हाथ डाला। उसका हाथ अंदर खाली जगह को छूने लगा। उसने आखिरी बचे हुए सोने के छोटे टुकड़े को निकाला और उसे भी उसी रात अपने पास रखा। हांडी से सारा सोना खत्म हो चुका था। अगले दिन आयान ने वह खाली हांडी उठाई और चुपचाप अपने घर से दूर नदी के किनारे जाकर जमीन में दबा दी। जब वह वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने कई सालों से महसूस नहीं की थी। अब उसके पास हांडी का डर नहीं था। अब वह चोर नहीं था। वह अब केवल एक नेक, मेहनती और ईमानदार गांव वाला था, जिसने अपनी कमाई, भले ही वह एक अप्रत्याशित खजाना था, को सही जगह लगाया था। हांडी का बोझ सोने के साथ साथ पूरी तरह से खत्म